एक तबका ऐसा आज भी पैदा हुआ है जो आरएसएस और बीजेपी के साथ भी जा रहा है कि उन मासूमों के आंसुओं को कोई सुनने को देखने को तैयार नहीं है। उनकी सिसकियां किसी के कानों में जाती नहीं है कि आप इंसान को जिंदा जला दें और जो लोग जलाएं उनके लिए पंचायतें हों। और हमारा प्राइम मिनिस्टर कहे ये अमृत काल चल रहा है। 3 साल से कह रहा हूं, इलेक्शन से मोहब्बत छोड़ दो, इस मुल्क की खातिर छोड़ दो, फिर पता लग जाएगा कि इलेक्शन रोजी रोटी पे होगा या हिंदू मुसलमान पे होगा। जब आप इलेक्शन के हिस्सेदार ही नहीं होंगे तो दुनिया को भी पता लग जाएगा ना कि ये किस तरह का जमहूरी मुल्क है, ये वाकई गांधी का मुल्क है या गोडसे का मुल्क है। ये दुनिया को भी पता लगेगा कि अबुल कलाम आज़ाद जिसने इस मुल्क को जो तस्वुर दिया था और जो उसकी लड़ाई थी जो आखिर वक्त तक माना नहीं था, खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ क्या हुआ? कोई जानता है शेख अब्दुल्ला के साथ क्या हुआ? ये एक तजुर्बा, मैं रहूं या न रहूं, एक स्टेज आएगा जब आपका ऑलरेडी वोट डालने का हक छीन लिया जाएगा। उससे पहले ही आप एक धमाका करके दिखा दीजिए तो बेहतर होगा। और गुलामी करनी होती तो हम किसी न किसी पार्टी के जूते उठा के आज भी राज्यसभा में होते। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा का इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे समाज में नफरत फैलाने वाले तत्व अपना सर उठाते जा रहे हैं। इसी के नतीजे में राजस्थान के 2 युवकों का भिवाड़ी में गोरक्षा के नाम पर हत्या कर दी गई। 15 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों राज्यों की पुलिस के हाथ खाली हैं। मुख्यमंत्री भी पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं, लेकिन जो हत्यारोपी हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा चुके हैं। पुलिस पर आरोप भी है। पुलिस पर आरोप ये भी है कि पुलिस गोरक्षा के नाम पर उत्पात मचाने वाले इन तत्वों को संरक्षण देती है। मेरे साथ में इस वक्त पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब मौजूद हैं। पहले भी गाय के नाम पर होने वाली लिंचिंग के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है। इनसे जान लेते हैं कि जिस तरह से पुलिस का रवैया है, क्या कि इतना विभत्स हत्याकांड होने के बावजूद पुलिस अभी तक सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है और बाकी अभी तक फरार हैं। ऐसा पुलिस का रवैया क्यों है और क्यों ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे राज्य पर लगाए जा रहे हैं पुलिस के खिलाफ? कि हरियाणा की पुलिस साथ नहीं दे रही है राजस्थान पुलिस का, राजस्थान पुलिस हरियाणा की पुलिस पर आरोप लगाती है और हरियाणा की पुलिस राजस्थान पुलिस के ऊपर केस दर्ज कर रही है। सर, ये जो एक आदमी पकड़ा गया ये तो टोकन, इसलिए कि 15 दिन में आप एक आदमी की फोटो दिखा रहे हैं। अफसोसनाक पहलू है। ये जो भी करते हैं, अगर इनको शह ना हो तो किसी की हिम्मत नहीं है। और कोई समाज ये सोच भी नहीं सकता कि आप इंसान को जिंदा जला दें और जो लोग जलाएं उनके लिए पंचायतें हों। और हमारा प्राइम मिनिस्टर कहे ये अमृत काल चल रहा है। ये अमृत काल है जहां इंसान इंसान को जलाकर जश्न मनाए। अदालतें चुप हैं। पुलिस को मजलूमों की सिसकियां सुनाई नहीं पड़ती। उन बेवाओं के आंसू नहीं दिखाई पड़ते। कहते हैं ये कि ये अमृत काल है। अफसोसनाक बात है कि इस मुल्क में स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंटर की गवर्नमेंट हो, इनको अपने इलेक्शन के अलावा इस समाज को कितने बिगड़ जाए, इलेक्शन मेरा जीत जाए, कितनी दौलत कमा के, कितनी दौलत कमा के, आज मुसलमान की हैसियत यह है कि कोई पार्टी आपको लिए बोलने को इसलिए तैयार नहीं है कि उसे डर है कि उसका हिंदू वोट हट जाएगा। मुझे तो कांग्रेस पे हैरत है। कांग्रेस के पास कितना हिंदू वोट है? 10% भी नहीं है। मैं यूपी और दिल्ली और इनके बात कर रहा हूँ। 10% भी नहीं है। लेकिन 20% वोट मुसलमान जो कांग्रेस में जाने को तैयार है, उसके लिए बोलने को तैयार नहीं है वो। अगर गुना में कोई दलित मारा जाए तो वहां जाया जाएगा। अगर कोई दलित खुदकशी कर ले तो वहां कांग्रेस का प्रेसिडेंट 3 बार जाएगा, ट्वीट करेगा। लेकिन इतना बड़ा अधिवेशन हो गया, क्या किसी कांग्रेस के जिम्मेदार ने एक बयान दिया
कल मौसूफ गए थे प्राइम चीफ मिनिस्टर साहब मिलने के लिए कि 15 लाख रुपए देंगे, और वो कन्हैया लाल क्या नाम था उसका जिसको, हाँ जिसको मारा था, निहायत ही गलत तरीका था, सजा मैक्सिमम देनी चाहिए थी और दी भी जाएगी उसको, और देना चाहिए, हम सब साथ हैं सरकार के। वहां 1 करोड़ रुपया दे दिया। तो इसका मतलब क्या है, इस मुल्क में हमारी हैसियत क्या है, ये वाज़ेह होना चाहिए। मैं तो बार बार पुकार पुकार के कहता हूँ अपने दोस्तों से, अपने अहबाबों से, अल्लाह के वास्ते इन सियासी जमातों से अपनी मोहब्बत छोड़ दो, छोड़ दो इसको, मोहब्बत को। जो सेकुलर हिंदू घूम रहा है सियासत में नहीं है, उसके साथ जाओ, कम से कम समाज तो बना लो। हिंदुस्तान का जितना भी पढ़ा लिखा मुसलमान जो मेरा साथी रहा है या जिसको मैं जानता हूं, जब उससे कुछ वो काम करता है तो उम्मीद बनती है कि शायद ये समाज के लिए करेगा, तो पता है लगता है कि वो तो किसी पार्टी की तलाश में है, किसी पार्टी को मिल जाए उसकी जूतियां उठाए, और पार्टियों को आपकी जरूरत ही नहीं है। एक तरफ उन्होंने कह रखा है कि हम माइनस मुसलमान हुकूमत बनाएंगे, दूसरी तरफ की पार्टियां कहती हैं कि मुसलमान के पास ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हमें ही वोट देगा। उसके अंजाम हमारे यहां पहुंच गए। लेकिन किससे फरियाद करें, किससे कहें कि हमने सोचना, फिक्र करना बंद कर दिया है। हम माजी में मस्त हैं, मुस्तकबिल का खाका ही हमारे पास नहीं है। हमारे सीनों में अब वो फिक्र भी, दिल भी नहीं रहा। मैं तो लरस जाता हूँ जब इस तरह के अंजाम देखता हूँ कि उन मासूमों के आंसुओं को कोई सुनने को, देखने को तैयार नहीं है। उनकी सिसकियां किसी के कानों में जाती नहीं है, सिर्फ इसकी कि अपनी पार्टी में, और अपनी पार्टी 24 तक जैसा आपने कहा, क्या क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। सर, हर गुजरते दिन के साथ में जो हालात हैं वो बिगड़ते ही जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है थी कि कल आने वाला दिन अच्छा होगा, लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि हत्यारोपियों के समर्थन में पंचायतें होती हैं, जुलूस निकलते हैं। ये इस देश को कहाँ लेकर जाएंगी इस तरह की राजनीति? वसीम साहब, कई साल से मैं एक बात कहता हूँ मुसलमानों से, सियासी बात, सबके साथ तजुर्बे कर लिए तुमने, हर पार्टी के साथ रह लिए। एक तबका ऐसा आज भी पैदा हुआ है जो आरएसएस और बीजेपी के साथ भी जा रहा है, जा रहा है, चाहे वो 2% हो, 3% कह रहा। मेरा कहना यह है कि तुम एक बार, 3 साल से कह रहा हूं, इलेक्शन से मोहब्बत छोड़ दो, इस मुल्क की खातिर छोड़ दो, फिर पता लग जाएगा कि इलेक्शन रोजी रोटी पे होगा या हिंदू मुसलमान पे होगा। मोहब्बत कैसे छोड़ दें? वोट ना करें, चुनाव ना लड़ें, क्या करें? न वोट डालें। जो मुसलमानों की कौमें हैं, बोरा इलेक्शन लड़ती है, वोट डालती है, उनसे ज्यादा खुशहाल कोई है? मेमन, जितनी कौमें, अरे भाई एक तजुर्बा करके देख लो। अगर तुम समझते हो ये 5 साल के लिए अपनी कौम को जगाओ, अपनी कौम को बुलाओ और कहो कि भाई इलेक्शन के अलावा भी कुछ जिंदगी है। आप, ये भी एक सियासत का नमूना है। जब आप इलेक्शन के हिस्सेदार ही नहीं होंगे तो दुनिया को भी पता लग जाएगा ना कि ये किस तरह का जमहूरी मुल्क है, ये वाकई गांधी का मुल्क है या गोडसे का मुल्क है। ये दुनिया को भी पता लगेगा और फिर इनको भी पता लगेगा। अभी तो गणित लड़ती है, अभी तो लड़ाई यह है कि साहब इतने % यादव, इतने % कुर्मी, इतने % फलाने, और ये वोट देते हैं। हर पार्टी की जितनी कौमें हैं उतनी पार्टियां हैं। लेकिन अगर आप हट जाएं, कोई सोचता नहीं है इसमें। और मैंने जब सबसे पहले ये बात कही थी यूपी इलेक्शन में, तो कहा ये दीवाने हो गए हैं, खुद तो राज्यसभा चले गए। अरे राज्यसभा भी हम गए थे, किसी पार्टी के नाम पे नहीं गए थे, पार्टियों की तरफ से इंडिपेंडेंट गए थे। हमने गुलामी करने के लिए नहीं गए थे हम, और गुलामी करनी होती तो हम किसी न किसी पार्टी के जूते उठा के आज भी राज्यसभा में होते। लेकिन
मैं ये समझता हूँ कि ये एक तजुर्बा, मैं रहूँ या न रहूँ, एक स्टेज आएगा जब आपका ऑलरेडी वोट डालने का हक छीन लिया जाएगा। उससे पहले ही आप एक धमाका करके दिखा दीजिए तो बेहतर होगा। सर, आपने दुनिया का जिक्र किया, G20 की मेजबानी मिली है भारत को, और ऐसे माहौल में इस तरह की घटनाएं, माइनॉरिटी के लोगों को जिंदा जलाकर मार देना और फिर उनके समर्थन में पंचायतें होना और प्रधानमंत्री का उस पर खामोश रहना, साथ साथ में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, नफरत के बाजार मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी का उस घटना पर ट्वीट तक ना करना, ये सारी चीजें कैसे देखते हैं सर? मुसलमान ने जिस तरीके से राहुल गांधी का खैर मकदम किया, हैरत अंगेज था। जहाँ जहाँ मुस्लिम बस्तियाँ थीं, वहाँ का एक एक घर का आदमी राहुल गांधी की इस आवाज़ पर कि मोहब्बत की दुकान खुली है। मुसलमान तो मोहब्बत के लिए तड़प रहा था, इसलिए पिछले चंद सालों से उसने सिर्फ नफरत ही देखी है, सिर्फ जुल्म ही देखा है। नफरत के खिलाफ जब मोहब्बत की दुकान की बात हुई, आपने देखा इवन कश्मीर में, कश्मीर के मुसलमानों के साथ क्या जाती हुई है दुनिया जानती है। लेकिन राहुल गांधी जब कश्मीर गए मोहब्बत की दुकान लेकर, तो उसी लाल चौक पर एक तारीख रच दी उन्होंने। और यही मोदी साहब जब गए थे मुरली मनोहर जोशी के साथ, तो बख्तरबंद गाड़ी में 8 आदमी गए थे और भाग लिए थे। वहाँ हजारों आदमियों ने झंडा फहराया, मुसलमानों ने। क्या उसका नतीजा मिल रहा है? कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों से मैं कहता हूँ कि मुसलमानों के पास अब एक ही ऑप्शन है, मैं रहूँ ना रहूँ, आप रहें न रहें, ये वक्त आएगा और तभी ये मुल्क बचेगा। और सर, एक थोड़ा सा सवाल दूसरी तरह का, अभी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें मौलाना आज़ाद की फोटो नहीं थी जो कांग्रेस ने विज्ञापन जारी किया था, तो उसके लिए जयराम रमेश ने उसके लिए माफ़ी मांग ली। लेकिन फिर उर्दू के एक बड़े अखबार के संपादक हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि विज्ञापन सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी को जारी हुआ है, क्या यही सब इनका वोटर सिर्फ यही है? उर्दू को विज्ञापन भी नहीं दिया, महरूम कर दिया उससे। इसका मुझे इल्म नहीं कि उर्दू को मिले ही नहीं। उर्दू को नहीं दिया। अच्छा, हाँ, तो अंदाज़ा आप कर लीजिए। और जिस आदमी ने इश्तिहार दिया कोई आम वर्कर तो होगा नहीं, कांग्रेस का कोई अहम आदमी होगा, और वो इतना ही अहम है कि उसके मौलाना आज़ाद की हैसियत का अंदाज़ा नहीं है। आप सोचिए कांग्रेस में इस वक्त पावर में कौन लोग हैं। आप समझिए कि मैं तो हैरत रहता हूँ कि कांग्रेस के 50 लोग जो आजकल पावर में हैं, उनसे तो पूछ लीजिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, तो वो डॉक्टर कलाम का नाम बता देंगे, अबुल कलाम को नहीं जानते वो। ये हालत है, ये मेरा खुद ज़ाती तजुर्बा है कि अबुल कलाम आज़ाद जो जिसने इस मुल्क को जो तस्वुर दिया था और जो उसकी लड़ाई थी, जो आखिर वक्त तक माना नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ क्या हुआ? कोई जानता है शेख अब्दुल्ला के साथ क्या हुआ? हरी सिंह ने तो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी, शेख अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करके हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया था। उसका क्या असर हुआ? नाम बताइए किसी एक मुसलमान का। कहीं आप है ही नहीं, कुछ तो आपका कोई तस्वुर ही नहीं है। आ जाओ हमारी गाड़ी में, हम चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इश्तिहार में आपने बताया कि वो मुझे तो अंदाज़ा नहीं है कि उर्दू अखबार में नहीं आया, लेकिन जिन चीज़ जहाँ पे भी आया वहाँ मौलाना आज़ाद के बगैर इश्तिहार देने का मतलब ये है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, उन्होंने माफ़ी मांगी है, लेकिन जयराम रमेश को ये बताना पड़ेगा कि ये क्या प्रेस के लोग थे या कांग्रेस के जिम्मेदार थे। इतना बड़ा इश्तिहार और पूरे हिंदुस्तान में छापना, कोई जिम्मेदार आदमी ही होगा। वो जिम्मेदार आदमी ऐसा बदनसीब है कि उसे मौलाना आज़ाद का कंट्रीब्यूशन कांग्रेस के लिए और इस मुल्क के लिए मालूम नहीं है।